हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं विकास दुबे, फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा। लास्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस किए थे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। और उसके जस्ट पहले क्या डिस्कस किए थे, एवरेज वैल्यू क्या होता है। फिर लास्ट लेक्चर में आरएमएस वैल्यू पे कुछ एग्जांपल्स किए थे। आरएमएस वैल्यू साइनोसॉइडल के लिए अपन देखे थे, क्योंकि और कोई भी वैल्यू जिसका आरएमएस वैल्यू हमें निकालना होता है, कोई भी वेव हो, उसके आरएमएस के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो केवल साइनोसॉइडल के बारे में जानने की जरूरत है, इसलिए उस पर कुछ एग्जांपल्स और हम करने वाले हैं आज। तो चलो एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं आपके लिए। तो इसमें पहला एग्जांपल है, पहला है, बोला जा रहा है इफ E इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है एक वोल्टेज E इज इक्वल्स टू 60 साइन ऑफ E इज इक्वल्स टू 60 साइन ऑफ 314t, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक वोल्टेज दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है इज अप्लाइड, इसके बाद लिख सकते हो आज, इफ इज अप्लाइड अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम। तो ये जो है किस पे अप्लाई किया जाता है, एक रजिस्टर ऑफ 20 ओम पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। देन डिटरमाइन IRMS, तो हमें क्या पता करना है, देन डिटरमाइन IRMS। अब किसके किसके लिए ये IRMS पता करना है, तो पहला दिया हुआ है इसमें इन AC एमीटर्स, AC एमीटर अगर लगे होंगे उसके लिए पता करना है। अब ये AC एमीटर क्या रीड करते हैं, ठीक है, इनके बारे में क्या है, तो ये इस क्वेश्चन के मदद से पता करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है इन एन ऑर्डिनरी एमीटर। तो जब देखो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि ऑर्डिनरी एमीटर क्या होता है, हॉट वायर एमीटर क्या होता है, ठीक है। जैसे AC एमीटर, उसको हॉट वायर एमीटर भी बोलते हैं। तो वो सब इन एन ऑर्डिनरी एमीटर, दैट इज, इसी को क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल एमीटर, ठीक है, मूविंग कॉइल एमीटर। इन सीरीज विथ रजिस्टर, जो कि रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। बात समझ में आया। तो देखो अगर इसका सर्किट हम समझें तो थोड़ा सा सर्किट अगर बना लेते हैं, चलो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसका जो सर्किट होगा बच्चा, वो कैसा बनेगा, तो देखो सर्किट के बारे में कैसे देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये रजिस्टर और ये जो एमीटर्स लगे हुए हैं, पहले ऑप्शन में एक AC एमीटर लगा हुआ है और दूसरे में क्या लगा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में एक ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर लगा हुआ है। बात समझ में आया। तो ये सीरीज में कैसे कनेक्टेड है, तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे सर्किट बनाना चाहें तो यहाँ पे देख रहे होगे, ये हमारा क्या होगा, ये रजिस्टर होगा। बात समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे AC सोर्स लगा होगा। अब ये रजिस्टर और यहाँ पे AC सोर्स का मतलब कौन सा, तो जैसा दिखाया है क्वेश्चन में वैसा ही लिखते हैं, जैसे E लगा हुआ है। तो यहां से करंट जाएगा। अब इस करंट को मेजर करने के लिए यहां से करंट जाएगा। अब इस करंट को मेजर करने के लिए क्या लगा होगा, तो यहां पे एक एमीटर लगा है। तो वो क्या रीड करेगा, वो करंट रीड करेगा। बात समझ में आया। तो हमें उसी करंट की वैल्यू को निकालना है, किसमें IRMS का वैल्यू आएगा। बात समझ में आया। तो अगर पहले के अकॉर्डिंग चले, अब इसमें वैल्यूज जो दिए हुए हैं, R का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, और उसके बाद ये जो EMF लगाया गया या फिर बोल दो वोल्टेज लगाया गया, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 साइन ऑफ 314t। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, तो अगर इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे तो चलो बच्चा बताओ, हमें IRMS निकालना है जो इस एमीटर के थ्रू पास हो रहा है रजिस्टर में। बात समझ में आया। अब अगर IRMS का बात करें तो बताओ IRMS इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो बच्चा IRMS इज इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग, ओम्स के अकॉर्डिंग। यहां पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR या I इज इक्वल्स टू V बाई R जानते हैं। और अगर वोल्टेज को ही E लिखेंगे तो E बाई R भी बोल सकते हैं। बोलो क्या इतना जानते हैं। अब ये किसके लिए वैलिड होता है, तो ये आज हम देखने वाले हैं जब लेक्चर स्टार्ट होगा तब। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन देखेंगे। जैसे ये हमारा RMS के लिए भी अप्लाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो RMS करंट होगा, क्या ये ERMS डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो। देखो अभी भी I इज इक्वल्स टू E बाई R ही है, ओम्स लॉ ही वैलिड हो रहा है, I इज इक्वल्स टू E बाई R। लेकिन इसमें
जो करंट और वोल्टेज का वैल्यू है वो किस किस टर्म में है, क्या आरएमएस के टर्म में है या मैक्सिमम के टर्म में है या फिर एवरेज के टर्म में है। तो अगर हमें आरएमएस के टर्म में निकालना है तो इसको हम आरएमएस के टर्म में ही रखेंगे। जैसे जैसे बच्चा अगर यहां पे बात करें कि ई आरएमएस का वैल्यू भैया बताओ क्या होगा, तो क्या यहां से हम ई आरएमएस का वैल्यू बता सकते हैं। अब अगर ई आरएमएस के वैल्यू के बारे में पता करना है हमें क्या होगा ई आरएमएस का वैल्यू, तो देखो डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं ई आरएमएस विल बी ई आरएमएस, आरएमएस वोल्टेज इस वेव फॉर्म से अगर हम निकालें तो देखो इसका पीक के बारे में बताया है, पीक का वैल्यू दिया हुआ है, फिर वेव फॉर्म दिया हुआ है, तो पीक का वैल्यू अगर पता है तो क्या हम आरएमएस का वैल्यू पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं बच्चा। आरएमएस इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, तो आरएमएस इज इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ई नॉट डिवाइडेड बाई √2, क्या यही होता है। अब ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, तो ये क्या हो जाएगा, क्या 60/√2 हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा 60/√2। अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये कितना आएगा, बात समझ में आया। तो 60/√2 को अगर हम लिखें तो 60/√2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, या फिर तुम यहां पे एक तरीका और अपना सकते हो, क्या थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे 1/√2 को क्या लिखते हैं हम, क्या 0.707 लिखते हैं। अब अगर 1/√2 को 0.707 लिखेंगे तो ये इसका वैल्यू किसके आसपास हो जाए, क्या 42 के आसपास हो जाए। कैसे बच्चा, देखो 0 × 0.7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब 10 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.07 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 × 7 कितना हो जाएगा 42, फिर उसके बाद 0 है तो 4 आ जाएगा पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 × 7 करेंगे तो फिर 42 आ जाएगा, तो 42.42 वोल्ट आ गया। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ई आरएमएस का वैल्यू आ चुका है। अब अगर ओम्स लॉ हम जानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आई आरएमएस का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। बताओ आई आरएमएस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ई आरएमएस बच्चा कितना आया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ई आरएमएस हमारे पास आया है 42.42, या फिर डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हैं 60/√2, क्या लिख सकते हैं 60/√2, थोड़ा आसान करना चाहते हैं, और डिवाइडेड बाई, या फिर चलो डायरेक्टली वही वैल्यू लिखते हैं जो तुमको दिख रहा है, यहां पे लिख सकते हैं 42.42 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू अगर हम देखें तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4.242 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2.121 एम्पियर, तो कितना आई आरएमएस आ चुका है, इतना आ चुका है। ये कौन सा था, ये पहले पार्ट का आंसर था, ये क्या था, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर था। अब अगर पहले पार्ट का आंसर आ चुका है तो दूसरे पार्ट का बताओ क्या होगा। अब जानते हैं बच्चा, देखो यहाँ पे एक हमें कॉन्सेप्ट भी सीखना है जो कि हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी सीखना है, क्या कि अगर एसी एमीटर का बात किया जाएगा तो बच्चा एसी एमीटर हमेशा और हमेशा क्या रीड करता है, ऑलवेज रीड्स आरएमएस वैल्यू। एसी एमीटर क्या करता है, हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करता है, और एसी एमीटर ही को ही क्या बोलते हैं, क्या हम एसी एमीटर को ही बोलते हैं हॉट वायर एमीटर, इसी को और क्या बोलते हैं, हॉट वायर एमीटर। बात समझ में आया। तो अगर एसी एमीटर बोल रहा है तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, वही करंट का वैल्यू आएगा। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन में देखें, दूसरे क्वेश्चन में देखें, तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसमें बोला जा रहा है इन एन ऑर्डिनरी एमीटर दैट इज मूविंग कॉइल एमीटर। अब ये जो मूविंग कॉइल एमीटर होता है ये क्या रीड करता है, तो हम जानते हैं जो मूविंग कॉइल एमीटर होता है ये हमेशा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट रीड करता है। अब अगर एमीटर है तो करंट रीड करेगा, कौन सा, एवरेज करंट, और अगर वोल्ट मीटर है तो एवरेज वोल्टेज रीड करेगा। अब अगर ये एवरेज वैल्यू रीड कर रहा है तो चलो बताओ, ये साइनोसॉइडल वेव है, इससे जो करंट जा रहा है वो भी साइनोसॉइडल होगा। बात समझ में आया। अब अगर करंट भी साइनोसॉइडल है तो चलो बताओ करंट कैसा है, करंट बताओ बच्चा, करंट यहां पे हमें मिलेगा साइनोसॉइडल हर केस में, चाहे ऊपर वाला केस देख लो चाहे ये वाला, इसमें करंट कैसा मिलेगा, साइनोसॉइडल मिलेगा। अब अगर करंट साइनोसॉइडल है और हमारे पास एमीटर मूविंग कॉइल टाइप का एमीटर है जो कि एवरेज वैल्यू रीड करता है, तो चलो बताओ बच्चा करंट साइनोसॉइडल होने पे एवरेज वैल्यू कितना आता था, क्या करंट साइनोसॉइडल होने पे एवरेज वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, वो 0 आ जाता है। बोलो एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है इन एन ऑर्डिनरी एमीटर में अगर आई आरएमएस कैलकुलेट करोगे तो भैया ये आई आरएमएस तो रीड करता ही नहीं है।
आरएमएस तो रीड करता ही नहीं है, और अगर एवरेज रीड करता है तो एवरेज वैल्यू कितना आता है, 0। तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि इसमें जो आरएमएस का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो दूसरे केस में आरएमएस का वैल्यू कितना आएगा, 0। एवरेज फुल साइकिल के लिए 0 होगा, लेकिन हाफ साइकिल के लिए हम जानते हैं हाफ साइकिल का वैल्यू वो रीड कर लेगा। उसका वैल्यू कितना होता है तो तुमको बार बार बता चुके हैं कि हाफ साइनोसॉइडल वेव का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 2I0/पाई होता है। क्या यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन लिख सकते हो, पहले क्वेश्चन लिख लो। पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखने वाले, केवल डेटा लिखेंगे इसका। तो लिखो, द प्लेट ऑन द ब्लॉक ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर सेज इट ड्रॉज 2.7 एम्पियर, सेज इट ड्रॉज 2.7 एम्पियर। अब अगर ये 2.7 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है तो ये जो 2.7 एम्पियर करंट दिया हुआ है ये कौन सा करंट होगा? ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सेज इट ड्रॉज 2.7 एम्पियर फ्रॉम ए 120 वोल्ट, 60 हर्ट्ज लाइन, 60 हर्ट्ज लाइन। फॉर दिस डिटरमाइन हमें क्या क्या पता करना है? तो पहला पता करना है, हम यहां पे लिख रहे हैं क्या क्या पता करना है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट का एवरेज का स्क्वायर रीड करना है। ठीक है, दूसरा हमें रीड करना है द करंट एम्पलीट्यूड, द करंट एम्पलीट्यूड, द करंट एम्पलीट्यूड। और तीसरा हमें क्या रीड करना है? तीसरा हमें रीड करना है द एवरेज करंट, द एवरेज करंट फॉर ए पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट रीड करना है। फिर उसके बाद चौथा इसमें क्या पता करना है, द एवरेज करंट फॉर ए फुल साइकिल, एक फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट रीड करना है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलो एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन डेटा किस फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे अगर यहां पे देखें, हमें जो करंट दिया हुआ है, बच्चा डायरेक्टली बोला है कि ये करंट वो ड्रॉ कर रहा है, पर्सनल कंप्यूटर है जो, किससे? एक एसी सोर्स से। अब बताओ एसी सोर्स से जो भी करंट ड्रॉ किया जा रहा होगा, अब कैसे पता चला ये एसी सोर्स है? क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में ही हम क्लियर कर चुके हैं, जब डीसी और एसी के बारे में डिफरेंस बता रहे थे तो वहां पे बता चुके हैं कि जो डीसी होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है, लेकिन जो एसी होता है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होता है। अब अगर इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, इसका मतलब श्योर है कि ये क्या होगा, ये एक एसी होगी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म होगा। बात समझ में आया? अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई होगा, और वो अल्टरनेटिंग करंट जो यहां से आ रहा है I इज इक्वल्स टू 2.7 एम्पियर, ये कौन सा वैल्यू बता रहा है? क्या ये हमेशा और हमेशा आरएमएस वैल्यू बता रहा होगा? क्योंकि लास्ट लेक्चर में क्या हम तुमको बता चुके हैं क्लियर चीज कि अगर करंट के बारे में नहीं बताया है कि कौन सा करंट है ये, या वोल्टेज के बारे में क्वेश्चन में नहीं बताया कि कौन सा वोल्टेज है ये, तो हमें बिना सोचे समझे उसको क्या कंसीडर कर लेना है। अगर एसी का क्वेश्चन है तो बिना सोचे समझे उसको आरएमएस वैल्यू कंसीडर कर लेना है। अब अगर हम आरएमएस वैल्यू हमें पता है करंट का, तो चलो एक एक करके यहां पे पता करते हैं कि क्या हमें निकालना है। तो जैसे पहले में निकालना है एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। अब जो करंट का स्क्वायर है उसका हमें एवरेज निकालना है। बच्चा अगर यहां पे देखें कि करंट का जो स्क्वायर है उसका एवरेज क्या होगा, तो बच्चा बताओ उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालना है। इसका मतलब जो हमें आरएमएस दिया हुआ है, आई आरएमएस दिया हुआ है, उसके स्क्वायर का निकालना है हमें, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इस करंट का स्क्वायर का एवरेज निकालना है। अब बताओ आई आरएमएस निकाले कैसे थे? क्या ऐसे ही निकाले थे? जैसे यहां पे देखो कैसे, इसको थोड़ा सा हम तुमको पूरा यहां पे लिख के बताते हैं। जैसे देखो यहां पे बच्चा आई आरएमएस इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे? क्या आई आरएमएस इज इक्वल्स टू लिखते थे
अंडर रूट 0 to t IT का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई t, ऐसा लिखते थे। रूट मीन स्क्वायर ऐसा ही तो लिखते थे। बात समझ में आया? अब बताओ क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो स्क्वायर का एवरेज, यही तो था स्क्वायर का एवरेज, फिर अंडर रूट लगाते थे तो रूट मीन स्क्वायर बोलते थे। अब स्क्वायर का एवरेज निकालना है केवल, तो इसका मतलब IRMS का, अगर इसको एक लाइन और लिखें तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा बच्चा, 0 to t IT का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t dt। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब बताओ ये क्या है, क्या है ये, क्या इस क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। बोलो क्या इसको हम बोल सकते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। और ये किसके बराबर हुआ है, क्या ये IRMS के स्क्वायर के बराबर हुआ है? अब अगर ये IRMS के स्क्वायर के बराबर हुआ है तो चलो बता दो हमें यहां पे IRMS का स्क्वायर कितना हो जाएगा। IRMS दिया हुआ है 2.7, तो 2.7 का स्क्वायर। अब बच्चा बताओ 2.7 का स्क्वायर किसके आसपास आ जाता है, तो इसके लिए हमें 27 के स्क्वायर का पता होना चाहिए। अब अगर 2.7 का स्क्वायर हम पता करें तो ये कितना आ जाता है, तो इसका 730 के आसपास कुछ ऐसे आता है, 730 कुछ 9 ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.3 एम्पियर। तो हमारे पास कितना आ चुका है, 7.3 एम्पियर आ चुका है। ठीक है, अब चलो पहला हो चुका है। अगर दूसरे के बारे में पता करें तो दूसरे में क्या बोला जा रहा है, दूसरे में पता करना है द करंट एम्पलीट्यूड। अब अगर करंट एम्पलीट्यूड के बारे में पूछ रहा है तो करंट का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड के बारे में क्या बताए हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। करंट का है तो आई नॉट होगा, वोल्टेज का है तो वी नॉट होगा। अब अगर यहां करंट का एम्पलीट्यूड पता करें तो आई नॉट का वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ, क्या आई नॉट को RMS की मदद से निकाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें कौन सा वैल्यू पता है, क्या RMS वैल्यू पता है। अब अगर RMS दिया हुआ है तो आई नॉट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, क्या ये IRMS इंटू √2 टाइम्स हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखो हम फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं, क्या फॉर्मूला लिखे हुए हैं, IRMS इज इक्वल्स टू मैक्सिमम बाई, या वोल्टेज का RMS इज इक्वल्स टू मैक्सिमम बाई √2, मतलब एम्पलीट्यूड बाई √2। यही तो फॉर्मूला बताए थे कि किसी भी क्वांटिटी का RMS अगर निकालना है, वोल्टेज हो या करंट हो, तो वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई √2। अब अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो √2 इस तरफ आएगा, इसका मतलब एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू RMS क्वांटिटी इंटू √2। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या यहां पे हम लिख सकते हैं IRMS इंटू √2। IRMS का वैल्यू 2.7 दिया हुआ है इंटू √2। √2 का वैल्यू कितना, √2 का वैल्यू हम जानते हैं, हमें दिया हुआ है √2 का वैल्यू कितना होता है, तो हमें पता है √2 का वैल्यू क्या होता है, एक मिनट, √2 का वैल्यू हमें पता है 1.414 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये लगभग 2.7 इंटू 1.41 करोगे तो लगभग ये 3 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 3.8 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3.8 एम्पियर आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर? ठीक है, तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 इसको बना के कर सकते हो, और ऑप्शन में देख सकते हो कि 4 के आसपास कौन सा क्वांटिटी है, 3 के आसपास मतलब 3 और 4 के बीच में कौन सा क्वांटिटी है, तो उसको तुम राइट टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब तीसरा डिस्कस करते हैं, तीसरे में क्या पूछा गया। तो दूसरा हो चुका है, तीसरा द एवरेज करंट फॉर ए पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब जानते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या निगेटिव हाफ साइकिल हो, दोनों के लिए जो एवरेज करंट होता है वो बच्चा कितना होता है, क्या हम जानते हैं 2I0 बाई पाई होता है। अब अगर ये 2I0 बाई पाई होता है तो इसका वैल्यू 2 इंटू आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 3.8 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू, तो हमें देखो इसका कैलकुलेशन याद नहीं है लेकिन कैलकुलेशन हम लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हुआ आया है 2.42 एम्पियर आएगा। तो एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगा 2.42 एम्पियर आ जाएगा। तो ये एवरेज वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद तीसरा हो गया, तीसरे के बाद फोर्थ में क्या पूछ रहा है, फोर्थ में पूछ रहा है द एवरेज करंट फॉर ए फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होगा। अब बच्चा अगर फुल साइकिल के लिए, फॉर फुल साइकिल क्या जानते हो, क्या फॉर फुल साइकिल
एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट हम हमेशा जानते हैं, बताओ ये कौन सा वेव रहा होगा, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट का वेव है? और क्या बता चुके हैं तुम्हारे सिलेबस में, तुम जानते हो केवल साइनोसॉइडल का बात अगर हो रहा है, और अगर मान लो एग्जाम में तुमको नहीं बताया वो साइनोसॉइडल है, तो ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर करोगे कि अगर भैया एसी है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ये साइनोसॉइडल ही रहा होगा। साइनोसॉइडल के लिए हमेशा और हमेशा एक चीज याद करा चुके हैं कि उसका जो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, क्या वो 0 होता है? तो इसका मतलब इसका एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट क्या आ जाएगा, 0 एम्पियर आ सकता है। ठीक है, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सर्किट एलिमेंट्स विथ एसी सोर्स। एसी सोर्स के साथ हमारे जो सर्किट के एलिमेंट होते हैं, जैसे जैसे बच्चा अगर सर्किट के एलिमेंट के बारे में बात किया जाए तो कौन कौन सा एलिमेंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्या रजिस्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंडक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो एलिमेंट ये 3 होते हैं जिनको बोलते हैं जनरली हम पैसिव एलिमेंट, और साथ साथ एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं जैसे हमारे सोर्सेज, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है वो हमें कैसे करना है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ने वाले हम एसी सोर्स, मतलब एसी का जो वोल्टेज सोर्स होगा वो रजिस्टर के साथ, फिर वोल्टेज सोर्स इंडक्टर के साथ, फिर वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर के साथ, फिर मिक्स कर करके पढ़ लेंगे कि वोल्टेज सोर्स रजिस्टर कैपेसिटर के साथ क्या होगा, वोल्टेज सोर्स रजिस्टर इंडक्टर के साथ क्या होगा, वोल्टेज सोर्स रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के साथ क्या होगा। बात समझ में आया? तो यहां पे हेडिंग हम लिखेंगे, हेडिंग लिखने वाले हैं अपन सर्किट एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स विथ एसी सोर्स। बच्चा फिर से वापस से बताओ, एसी सोर्स बोला जा रहा है, तो एसी में कौन सा सोर्स बताओ, साइनोसॉइडल या फिर नॉन साइनोसॉइडल? तो हम हमेशा और हमेशा क्या कंसीडर करने वाले हैं, नॉन साइनोसॉइडल, सॉरी साइनोसॉइडल सोर्स। बात समझ में आया? और अगर एलिमेंट के बारे में बात किया जाए तो बच्चा अपने पास एलिमेंट कौन कौन से हैं तो बता चुके हैं। एलिमेंट हमको एक बार आर लगाना है, एक बार इंडक्टर लगाना है और एक बार कैपेसिटर लगाना है, रजिस्टर लगाना है, इंडक्टर लगाना है, कैपेसिटर लगाना है। तो एक एक करके सबसे पहला इसमें क्या होगा, पहला हम कंसीडर करेंगे विथ रजिस्टर। तो सबसे पहला होगा रजिस्टर के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। अब देखो रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने का मतलब हुआ कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स था, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स था, और इसको हम किससे कनेक्ट कर चुके हैं, इसको हम रजिस्टर से कनेक्ट कर चुके हैं। तो जब रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे इस वोल्टेज सोर्स को, तो इस वोल्टेज सोर्स के कारण क्या फ्लो होगा, इस रजिस्टर में करंट फ्लो होगा। और हम जानते हैं ये वोल्टेज सोर्स कैसा है, एसी है, इसका मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। अब अगर ये एसी सोर्स टाइम पे डिपेंड करेगा तो बताओ करंट किस नेचर का होगा, क्या इसके द्वारा फ्लो किया हुआ करंट भी एसी नेचर का ही होगा, मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा। बेटा देखो जैसा सोर्स रहेगा वैसा ही उसमें हर एक क्वांटिटी का फ्लो होगा। जैसे कि अगर एक बैटरी लगाते हो तो हमेशा और हमेशा उस बैटरी के द्वारा डीसी करंट ही फ्लो होगा, वैसे ही अगर एक एसी सोर्स लगाते हो तो एसी सोर्स के द्वारा हमेशा और हमेशा क्या फ्लो होगा, क्या डीसी करंट फ्लो होगा? नहीं। कौन सा करंट फ्लो होगा, हमेशा और हमेशा अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो होगा। अल्टरनेटिंग करंट किस नेचर का, जिस नेचर का हमारा वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स किस नेचर का लगाए हैं, साइनोसॉइडल नेचर का लगाए हैं, तो करंट भी हमारा कैसा रहा होगा, करंट भी हमारा साइनोसॉइडल फिर रहा होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलो मान लेते हैं लेट Vt इज इक्वल्स टू, अब साइनोसॉइडल बोल रहे हो इसका मतलब साइनोसॉइडल के फॉर्मेट में कैसे वोल्टेज को लिखते थे हम, क्या Vt इज इक्वल्स टू हम लिखते थे यहां पे V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, Vt इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी वोल्ट, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। अब अगर वोल्टेज के वेव फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हो तो यहां पे पता करना होगा कि करंट का वेव फॉर्म कैसा आएगा। तो जब भी हम पढ़ेंगे इसमें एलिमेंट के बारे में, तो एलिमेंट के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्या डिस्कस, क्या एनालिसिस करना है? करना यह है कि वोल्टेज सोर्स जब लगाए हुए एसी ना, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट का नेचर कैसा होगा। बात समझ में आया? साइनोसॉइडल होगा या कोसाइनोसॉइडल होगा, कैसा होगा वही पता करना है। रजिस्टर था तब डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे ही इंडक्टर में देखेंगे, ऐसे ही कैपेसिटर में देखेंगे। अब रजिस्टर के लिए हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स के अकॉर्डिंग अपन क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अपन जानते हैं IT इज इक्वल्स टू करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज
डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ पे IT VT ये सब देख के परेशान नहीं होना। IT का मतलब है करंट ही, लेकिन किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। मैथमेटिकल टूल्स, वोल्टेज VT लिखा हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज टाइम का फंक्शन है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये तो हम देख चुके हैं ना ओम्स लॉ में, I इज इक्वल्स टू V बाई R, या V इज इक्वल्स टू I इंटू R। बात समझ में आया? अब अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पे बच्चा हमें IT इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे VT की जगह क्या लिखेंगे? क्या VT की जगह जो वैल्यू हम माने हुए हैं वो लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। क्या ये वैल्यू लिख सकते हैं? अब अगर ऐसा लिखे हुए हैं तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सही करने का मतलब क्या हुआ? सही करने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम इसको लिख सकें यहाँ पे कि IT इज इक्वल्स टू V नॉट बाई R साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? बोलो, ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ बच्चा? समझो यहाँ पे, ऐसा लिखने का मतलब हुआ कि V नॉट R को इस तरफ कर लिए तो V नॉट बाई R, और साइन ओमेगा टी को इस तरफ फ्री कर दिए। अब ऐसा इसलिए किए क्योंकि जानते हो कोई भी वोल्टेज हो तो वो भी साइनोसॉइडल के फंक्शन में कैसा लिखा जाता है? V नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। वैसे ही करंट भी लिखा जाएगा तो वो कैसा लिखा जाएगा? वो भी लिखा जाएगा कुछ I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं ये किसका फंक्शन बनने वाला है। जैसे अगर IT को हम लिख सकते हैं, मान लो ऐसा लिख सकते हैं I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर IT इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होगा तो इससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि इस I नॉट का वैल्यू क्या होगा। क्या यहां से देख के कंपेयर करके साफ साफ पता चल रहा है कि V नॉट बाई R ही क्या है? क्या I नॉट है? इसका मतलब यहां से हमें एक चीज पता चल चुका कि I नॉट इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? V नॉट बाई R। अब बताओ क्या ये भी ओम्स लॉ के लिए वैलिड है? ओम्स लॉ का मतलब फिर से वही मिल गया ना यार। हाँ, अलग बात है ये पीक वैल्यू के फॉर्मेट में, लेकिन क्या हम लिख सकते हैं? क्या यहां से भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू R, या फिर I इज इक्वल्स टू V बाई R? तो ये भी तो ओम्स लॉ ही है। बोलो, क्या यहां तक बात क्लियर है? अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलो बताओ हमें, जब हम पीक वैल्यू निकाल चुके हैं तो क्या हम RMS वैल्यू भी निकाल सकते हैं? अब बोलोगे RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो यहां से RMS वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। बच्चा बताओ, पीक के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो RMS कैसे निकालते हैं? तो अभी कुछ देर पहले बताए कि पीक इज इक्वल्स टू या एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू RMS इंटू √2। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं I RMS इंटू √2 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज की जगह भी क्या लिख सकते हैं? V RMS इंटू √2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ही रह जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? क्या इसको सॉल्व करने पे हमें दिख रहा है कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब I RMS इज इक्वल्स टू क्या V RMS डिवाइडेड बाई R ही आएगा। I RMS इज इक्वल्स टू V RMS डिवाइडेड बाई R ही आएगा। बोलो, क्या यहां तक बात क्लियर है? साथ साथ अगर इसी से अगर हम मान लो इसको RMS में कन्वर्ट किए, अब अगर हम इसको पीक में एवरेज में कन्वर्ट करते हैं, तो पीक दिया हुआ है तो उसको एवरेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए कुछ चीज का मदद लेंगे। जैसे हम देखे थे हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए तो एवरेज 0, साइनोसॉइडल फुल साइकिल के लिए एवरेज 0, लेकिन अगर हाफ साइकिल के लिए बात किया जाएगा तो हाफ साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो I एवरेज इज इक्वल्स टू हम जानते हैं 2I नॉट बाई पाई होता है। अब अगर ये 2I नॉट बाई पाई होता है तो यहां से I नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो I नॉट इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो I एवरेज इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। बोलो, क्या ऐसा हो जाएगा? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं I एवरेज इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही V नॉट का भी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? क्या V नॉट का भी वैल्यू हम लिख सकते हैं V एवरेज इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल। इसका मतलब यहां पे भी हमें क्या मिल चुका है? I एवरेज इज इक्वल्स टू V एवरेज डिवाइडेड बाई R। इससे ये पता चलता है बेटा कि अगर हमें मान लो कहीं पे भी दिया हुआ है RMS करंट दिया हुआ है, या फिर एवरेज करंट दिया हुआ है, या फिर मान लो वोल्टेज दिया होता, ठीक है, एवरेज वोल्टेज दिया है, एवरेज RMS वोल्टेज दिया है, या फिर पीक वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम वहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या उसी फॉर्म में, मतलब एवरेज वोल्टेज दिया है तो एवरेज करंट,
आरएमएस वोल्टेज दिया है तो आरएमएस करंट, और अगर पीक वोल्टेज दिया हुआ है तो पीक करंट पता कर सकते हैं किसके द्वारा, किसके द्वारा बोलो बच्चा, तो हम पता कर सकते हैं किसके द्वारा, ओम्स के द्वारा। तो ओम्स लॉ क्या है यहां पे रजिस्टर वाले केस में वैलिड हो रहा है, बोलो। आगे इंडक्टर में वैलिड होगा, कैपेसिटर में होगा कि नहीं होगा, क्या होगा वो आगे हम देखने वाले हैं, उसमें भी होता है। लेकिन क्या यहां पे साफ साफ देख के हमें पता चल चुका है कि हमें केवल एक फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला याद करना है, तो बच्चा फाइनली फॉर्मूला बताने वाले हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। अब यहां पे अगर वोल्टेज साफ साफ देखो यहां पे, अब अगर यहां पे वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, अब अगर वोल्टेज आरएमएस में है तो करंट भी हमें किस में रखना होगा, आरएमएस में। वोल्टेज अगर हमारा एवरेज में है तो करंट भी क्या रखना होगा, एवरेज में। वोल्टेज अगर हमारा पीक में है, पीक का मतलब एम्पलीट्यूड में है, तो इसका भी वैल्यू किस में आएगा, पीक में ही आएगा। मतलब जो क्वांटिटी से रिलेटेड हम बात कर रहे होंगे उसी क्वांटिटी का वैल्यू हम वहां पे पता कर सकते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो एक चीज और ऑब्जर्व किए होगे, क्या ऑब्जर्व किए होगे यहां पे, ऑब्जर्व करना ये पता चला हमें कि अगर V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है तो चलो बच्चा बताओ I इज इक्वल्स टू कितना मिला है, तो क्या हमें IT इज इक्वल्स टू भी I नॉट साइन ओमेगा टी मिला है। अब अगर इन दोनों को हम थोड़ा सा, चलो अगले पेज पे चलते हैं और लिखते हैं कुछ, क्या लिखते हैं कि यहाँ पे भैया हमें पता चला, क्या पता चला हमें कि VT इज इक्वल्स टू हमारे पास आया है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और हमारे पास क्या आया हुआ है, IT इज इक्वल्स टू भी आया हुआ है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देख रहे हैं दोनों ही क्या है हमारे पास, दोनों ही साइनोसॉइडल फंक्शन, दोनों ही साइनोसॉइडल फंक्शन है। और साथ साथ अगर फेज डिफरेंस देखा जाए, बच्चा फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे, तो जानते हो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका क्या था कि V इज इक्वल्स टू हम लिखते थे V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पे फाई क्या था, फेज डिफरेंस था। तो अगर यहां पे फेज डिफरेंस कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितने का है, 0 डिग्री का है। अब अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है तो बेटा देखो यहां पे फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होगा, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि भैया ये 0 डिग्री पे बन सकता है, और ये भी किस पे फिर बनेगा, तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी किस पे बनेगा, 0 डिग्री पे बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज और करंट का फेजर लिखें, क्या लिखने वाले हैं, फेजर बनाने वाले हैं, तो फेजर बनाने के लिए क्या तरीका बताए थे कि सबसे पहले एक तुमको क्या मान लेना है, रेफरेंस लाइन मान लेना है। रेफरेंस लाइन अगर मानोगे तो यहां पे 0 डिग्री को रेफरेंस लाइन मान रहे हो, तो चलो बताओ वोल्टेज कहां बनेगा, क्या वोल्टेज हमारा इसी लाइन पे बनेगा, बोलो वोल्टेज हमारा कहां बनेगा, इसी लाइन पे बनेगा। तो अगर ये वोल्टेज का फेजर होगा तो बेटा बताओ करंट का फेजर, चलो करंट के फेजर को हम येलो कलर से दिखाते हैं, वोल्टेज के फेजर को हम ग्रीन से, तो करंट के फेजर को हम किससे दिखाने वाले हैं, येलो कलर से। अब अगर करंट का फेजर हम दिखाएंगे यहां पे, तो करंट का फेजर कहां पे बनेगा, तो जानते हैं दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, 0 डिग्री का है। अब अगर दोनों में फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है तो चलो बताओ जिस फेज के लॉन्ग वोल्टेज बना हुआ है क्या उसी फेज के लॉन्ग करंट भी बनेगा, इसका मतलब करंट का फेजर कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। अब बोलोगे कि सर ये करंट का फेजर आप थोड़ा सा कम वैल्यू का क्यों बनाए, मतलब इसका जो एरो का लेंथ है वो कम वैल्यू का क्यों है, क्योंकि बच्चा अभी कुछ देर पहले हम क्या देखे थे, कुछ देर पहले हम जो देखे थे कि इसका ये आरएमएस वैल्यू का वैल्यू बताता है, इसका जो एरो का लेंथ है वो आरएमएस वैल्यू बताता है। अब जानते हैं हम क्या दिया हुआ है कि आई आरएमएस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बताता है ना, ये जो एरो होता है इसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और करंट का मैग्नीट्यूड है इनमें क्या रिलेशन है, तो हम निकाले थे क्या, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू वी आरएमएस डिवाइडेड बाई आर। अब यहां पे देख रहे हैं कि जो करंट का आरएमएस का वैल्यू है, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड हमें निकालना है वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में से जब रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तब जाके मिलेगा। इसका मतलब जो करंट का मैग्नीट्यूड है क्या वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से हमेशा और हमेशा कम पे ही होगा, इसलिए करंट का कहां बनेगा, करंट का फेजर यहां पे बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस, दोनों के बीच फेज एंगल, दोनों के बीच जो फेज का एंगल है वो कितना होगा, तो फेज डिफरेंस अगर बात करें यहां पे, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कितना होगा, क्या 0 डिग्री आएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा,
0 डिग्री आएगा। अब यही करंट अगर मान लो कुछ डिग्री पे बनता, ऊपर बनता या नीचे बनता, कहीं बनता, कुछ डिग्री पे फिर बनता, लेकिन अभी क्या है, क्या अभी 0 डिग्री पे बना हुआ है? बोलो। अगर यहां तक बात क्लियर हो तो अपन चलते हैं पावर कैलकुलेट करने, ठीक है। जैसे जैसे पावर के बारे में अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि इसका जो पावर होगा इसमें, अब जानते हो बच्चा, देखो रजिस्टर है तो रजिस्टर में पहले भी बता चुके हैं कि केवल और केवल पावर का डिसिपेशन होता है। पावर का डिसिपेशन मतलब कि इसमें एज ए हीट जो भी पावर रहता है वो टाइम के साथ एनर्जी हीट के फॉर्मेट में निकलती रहती है। अब अगर ऐसा है तो इसमें जो एवरेज पावर हमारा आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर या हीट डिसिपेटेड इन रजिस्टर। अब अगर पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर हम देखेंगे तो पावर डिसिपेटेड कितना आने वाला है, हम जानते हैं जो पावर होता है वो क्या होगा, तो पावर भी टाइम का फंक्शन होगा। इसको फिर क्या बोलेंगे, अगर कोई भी चीज टाइम का फंक्शन है, कोई क्वांटिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे जैसे करंट का अगर हम लिखे हैं VT तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। करंट को लिखे हैं IT, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस करंट है किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे। ऐसे ही अगर पावर को हम लिखे हैं PT तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्या ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होगा। अब अगर ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा तो चलो बताओ PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देखे थे पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। अब अलग बात है कि वहां पे जो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट देखे थे वो DC के लिए देखे थे, तो AC के लिए क्या होगा, AC के लिए भी वही वैलिड होगा। क्या वैलिड होगा कि पावर टाइम का फंक्शन है तो वोल्टेज और करंट भी टाइम के फंक्शन रहे होंगे, तो इसका मतलब PT इज इक्वल्स टू VT इंटू IT। अब देखो हम डेरिवेशन जैसे यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे डेरिवेशन का बात करें तो यहाँ पे डेरिवेशन किए हुए है ना, ठीक है। लेकिन क्या नीट वालों को ये डेरिवेशन पे ध्यान देना है, बिल्कुल भी डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है। किस चीज पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे जो समझाए हुए हैं कि ओम्स लॉ कैसे वैलिड हो रहा है। ओम्स लॉ वैलिड होने का मतलब कि AC में भी हम देखें हर एक क्वांटिटी पीक के फॉर्मेट में है, RMS के फॉर्मेट में है या फिर एवरेज के फॉर्मेट में है, तो उसका जो दूसरा क्वांटिटी हम निकालेंगे, पता करेंगे, वो सेम फॉर्म में ही हमें पता चल सकता है। एवरेज है तो एवरेज ही पता चलेगा, RMS है तो RMS ही पता चलेगा, और अगर पीक है तो पीक ही पता चलेगा। तो केवल इन बातों पे, मतलब इन फॉर्मूले को केवल हमें याद रखना है, ठीक है। कैसे, इसका ट्रिक बता चुके हैं कि V इज इक्वल्स टू IR लिखो और उसमें जैसा क्वांटिटी होगा वैसा ही क्वांटिटी हमें फॉलो करना है। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। साथ साथ ये बातें ध्यान रखना है कि जैसे अगर फेजर डिफरेंस हम लोग देखें तो फेज डिफरेंस जो आया फेजर बनाने पे वोल्टेज और करंट का, वो एक रजिस्टर जैसे एलिमेंट के लिए कितना होगा, तो फेजर डिफरेंस 0 डिग्री का होगा, तो 0 डिग्री। अब जैसे पावर कैलकुलेट करने वाले हैं तो पावर का जो भी डेरिवेशन करेंगे, एक बार तो हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या डेरिवेशन पे ध्यान देना है, नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बस समझते चले जाना है। जो रिजल्ट आएगा केवल उस पर फोकस करना है। रिजल्ट को याद करने का तरीका क्या रहेगा, तो उसको हम वेव फॉर्म भी बना के तुमको रिजल्ट याद करा देंगे, ठीक है, कि रिजल्ट कितना आएगा। तो अगर यहाँ पे एवरेज पावर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि भैया इसमें एवरेज पावर कितना आएगा रजिस्टर के लिए, तो एवरेज पावर कितना आएगा, तो बच्चा एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल्स टू, तो यहां पे हम P एवरेज इज इक्वल्स टू लिखेंगे। P एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो जानते हो P एवरेज किसी भी चीज का एवरेज, तो पावर का एवरेज, तो पावर का समेशन कहां तक, एक टाइम पीरियड तक। एक टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल अपन लिए हुए थे, ठीक है, एक फुल साइकिल, तो 0 से T इंस्टेंटेनियस पावर इंटू DT डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड जहां तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये पावर निकालने का तरीका होता है एवरेज पावर। तो यहां से अब अगर एवरेज पावर हम कैलकुलेट करें तो बच्चा बताओ एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो 1/T तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर क्या लिखने वाले हैं 0 से T पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज और करंट का जो वैल्यू है उसको हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ VT और IT का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको यहां पे लिख दो, क्या लिख दो, VT की जगह V0 साइन ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हो, और साथ साथ IT की जगह क्या लिख सकते हो, तो अगर IT की जगह हम देखें तो IT की जगह यहां से I0 साइन ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं इंटू DT, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो चलो बताओ इसमें V0 और I0 क्या है, क्या V0 और I0 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हम इनको बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब V0 इंटू I0 डिवाइडेड बाई T, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से T, उसके बाद साइन ओमेगा टी। अब बताओ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, तो क्या ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt।
अब अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करें तो बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या डायरेक्टली हम कर सकते थे? नहीं। इसके लिए क्या हम तरीका अपनाए थे? इसके लिए तरीका ये अपनाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? कॉस 2 थीटा वाले फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला पता है तो क्या हम इन सबको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं? अलग अलग तोड़ने का मतलब जैसे 2 बाहर ले सकते हैं तो ये हो जाएगा v नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t। और उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग तोड़ के करेंगे। अलग अलग तोड़ के करने का मतलब 0 से t तक पहले 1 को करेंगे 1 dt, फिर माइनस 0 से t तक किसको करने वाले हैं? कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी dt को करने वाले हैं। और हमें कुछ बातें पता है, अभी तक जितने भी डेरिवेशंस किए हैं उसमें जब एक साइकिल के लिए किए हुए हैं डेरिवेशन, तो एक साइकिल के करते करते हमें पता ये चला है कि भैया जब साइन 2 ओमेगा टी या फिर साइन 2 थीटा आए, कॉस 2 थीटा आए, तो इनका जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई तक, मैथ में भी देखे होगे, साथ साथ यहां पे भी एक टाइम पीरियड के लिए क्या देखे हो, क्या 0 होगा। अब अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 0 टू t 1 dt बचेगा। अब 0 टू t 1 dt का हम चलो नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होगा। अब अगर इसके इंटीग्रेशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे p एवरेज इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है v नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t, और अंदर क्या बचा हुआ है? अंदर केवल और केवल बचा हुआ है 0 टू t 1 dt। अब जानते हैं इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो v नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? वो t आ जाएगा। t से t कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो एवरेज पावर हमारे पास आया है वो कितना आ गया है? क्या वो v नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें, जैसे अगर हम इसी को कुछ इस तरीके से लिखें, मान लो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके v नॉट बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? अगर इसको √2 इंटू √2 लिखेंगे मतलब इस तरीके से v नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2। तो अलग अलग अगर तोड़ के लिखें तो v नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 लिख सकते हैं अलग अलग करके। बोलो, अब अगर ऐसा लिखेंगे तो किस लिए ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चा क्योंकि जो एवरेज पावर होगा क्या वो आरएमएस के फॉर्म में भी होगा। जैसे यहां पे हमें जो एवरेज पावर मिला है क्या वो केवल और केवल पीक वैल्यू के फॉर्म में मिला हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि एवरेज पावर इज इक्वल्स टू हम यहां पे क्या कैलकुलेट किए हुए हैं? v नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, जहां पे v नॉट और आई नॉट क्या है? पीक एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आया। लेकिन अगर हम इसी को आरएमएस में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आरएमएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चा कर सकते हैं। बच्चा बताओ v नॉट बाई √2 को क्या लिख सकते हैं हम? क्या इसको हम v आरएमएस लिख सकते हैं? पहले ये सब फॉर्मूले हमें पता चल चुके हैं कि मैक्सिमम बाई √2 क्या होगा? आरएमएस वैल्यू होगा, तो ये v आरएमएस हो गया। इंटू आई नॉट बाई √2 को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम आई आरएमएस लिख सकते हैं? इसका मतलब जो हमारे पास पावर होगा एवरेज पावर वो अब आरएमएस क्वांटिटी में भी पता चल चुका है। मतलब पावर इज इक्वल्स टू हम हर जगह पढ़े थे, क्या पढ़े थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पावर इज इक्वल्स टू पढ़े थे वोल्टेज इंटू करंट, लेकिन उसमें डीसी के बारे में बात किए थे मेनली। यहां पे जब एसी के बारे में बात कर रहे हैं तो पावर इज इक्वल्स टू एक रजिस्टिव एलिमेंट के लिए कितना आया हुआ है। बच्चा ध्यान देना है, केवल और केवल रजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं अभी। इंडक्टर को दिमाग में नहीं रखना है, कैपेसिटर को दिमाग में नहीं रखना है, या कॉम्बिनेशन भी दिमाग में नहीं रखना है। क्या रखना है? केवल रजिस्टर एज ए एलिमेंट अभी काम कर रहा है। तो रजिस्टर के लिए जो पावर का फॉर्मूला आया है वो कितना आया हुआ है? पावर इज इक्वल्स टू आया है वोल्टेज इंटू करंट। ये डीसी में भी था, एसी में भी है, लेकिन एसी में जो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट लिखे हो, इसमें वोल्टेज और करंट किस टर्म में है? तो वोल्टेज और करंट आरएमएस के टर्म में है। मतलब इसका यह हुआ कि वोल्टेज और करंट पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट का फॉर्मूला लगा दिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मान लो उस क्वेश्चन में पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू के ही बारे में केवल दिया हुआ है, आरएमएस नहीं दिया हुआ है, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। तब फिर हमें या तो मैक्सिमम वाला लगा दो या फिर जो एवरेज और पीक वैल्यू दिया हुआ है उसको आरएमएस में कन्वर्ट कर लो। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट मिला हुआ है, इसमें हमें केवल और केवल कौन सा वैल्यू रखना होगा? केवल और केवल आरएमएस वैल्यू ही रखना होगा। बोलो, यहां तक अगर बात क्लियर है तो हम
अब पावर का वेव फॉर्म बना के भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट आया है, क्या वो वेव फॉर्म से भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बच्चा। अब अगर यहां पे हम देखें, चलो हम पावर का वोल्टेज और करंट के टर्म में वेव फॉर्म बनाते हैं, पावर का टाइम के साथ। अब अगर पावर का टाइम के साथ हमें बनाना है तो कैसे बनेगा? तो पावर इज इक्वल्स टू क्या था बच्चा, बोलो? पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट था। अब यहां पे पिछले में तुम देखे हो कि जो वोल्टेज था हमारा उसको ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं और जो करंट था उसको हम येलो कलर से दिखाए हैं। तो अगला जो हम बनाने वाले हैं वोल्टेज का वेव फॉर्म, तो वोल्टेज Vt इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कैसा बनेगा? Vt इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे लिख देते हैं फिर से क्या लिख देते हैं, पीछे ही चल के तुमको दिखा देते हैं। यहां पे वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही अगर हम करंट इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो करंट को येलो कलर से दिखाएंगे, ठीक है? तो इसको यहां पे बदल देते हैं, बस कलर चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? It इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे क्या रहेगा कि तुमको देख के पता चल जाए, जैसे फेजर में देख रहे होगे तो कलर कोडिंग से क्या फायदा होता है। देखो फेजर में देख रहे हो भैया कि ग्रीन कलर से क्या बना है, तो बोलेंगे ग्रीन कलर से ये लिखा वोल्टेज का, तो वोल्टेज का ही बना होगा। येलो कलर से कौन सा बना हुआ है? येलो कलर से करंट लिखा हुआ है तो करंट का फेजर बना होगा। बात समझ में? वैसे ही इस वेव फॉर्म में हम वोल्टेज को किससे दिखाने वाले हैं? ग्रीन कलर से। अब अगर वोल्टेज को ग्रीन कलर से दिखाएंगे और वो साइनोसॉइडल है तो साइनोसॉइडल कैसा बनेगा? तो वोल्टेज का वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। वोल्टेज का वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आया? अब अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म इस तरीके से बना है, कितनी देर के लिए? एक टाइम पीरियड के लिए। तो चलो बताओ करंट का वेव फॉर्म कैसा बनेगा? ये ग्रीन कलर से अपन किसको दिखाए हुए हैं? ग्रीन कलर से हम दिखाए हुए हैं वोल्टेज को। तो करंट का वेव फॉर्म हमें येलो कलर से दिखाना है। येलो कलर से दिखाना है तो कैसा बनेगा? वो भी साइनोसॉइडल बनेगा। कैसे? अगर हम यहां पे देखें कि करंट का जो वैल्यू लिखा हुआ है, करंट का जो वेव फॉर्म का लिखा हुआ है वैल्यू, वो क्या दिया हुआ है? आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। अब अगर करंट का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ये भी तो साइनोसॉइडल था और ये भी साइनोसॉइडल, इसका मतलब उसके ही जैसा बनेगा, वोल्टेज के ही जैसा बनेगा। लेकिन अगर वोल्टेज के जैसा बनेगा तो वोल्टेज के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पे वोल्टेज का हम मैग्नीट्यूड देखें तो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो कहां पे है? तो बच्चा देखो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वी नॉट यहां पे है। निगेटिव वाले में वी नॉट यहां पे है। बात समझ रहे हो? तो करंट कहां बनेगा? इसके ऊपर या इसके नीचे? बनेगा तो ऐसा ही, लेकिन इसके ऊपर या इसके नीचे? अब उसके लिए तुमको एक बार और बता चुके हैं कि जब मैग्नीट्यूड का बात आए तो रजिस्टिव सर्किट के लिए जो करंट आएगा वो हमेशा और हमेशा वोल्टेज से क्या होगा? कम होगा। अब जो करंट है वो वोल्टेज से कम होगा, यहां पे बल्कि लिख भी देते हैं कि हमेशा हमेशा करंट जो होगा वो वोल्टेज से क्या होगा? रजिस्टिव एलिमेंट के लिए कम होगा। अब अगर करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो इसका मतलब करंट भी ऐसा ही बनेगा साइनोसॉइडल, लेकिन इसका जो पीक वैल्यू होगा वो वोल्टेज के पीक वैल्यू से क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा हमारा? प्लस आई नॉट, और यहां पे फिर क्या बनेगा? यहां पे बनेगा माइनस आई नॉट। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब अगर वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म बना चुके हो तो चलो बताओ पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्या पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होता है? एसी में भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब अगर एसी में भी प्रूफ कर चुके हैं पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, तो चलो बताओ पावर का वेव फॉर्म कैसा बनेगा? तो पावर के वेव फॉर्म को हम रेड कलर से दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर रेड कलर लिखा हुआ है, देख रहे हो? रेड कलर से पावर के वेव फॉर्म को दिखाएं तो P इज इक्वल्स टू वी आई कहां बनेगा? अब बताओ बच्चा, P इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज का वेव फॉर्म ये है, जैसे 0 से T/2 तक अगर हम देखें, 0 से T/2 तक अगर हम देखें तो 0 से T/2 तक पावर जो है वो कैसा है? तो करंट भी पॉजिटिव और वोल्टेज भी पॉजिटिव। इसका मतलब पावर भी क्या आएगा? P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, इसका मतलब पावर भी क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। तो यहां पे पावर पॉजिटिव मिलेगा। और साथ साथ अगर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखें, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों क्या हैं? निगेटिव है। अब पावर इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं? वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज भी निगेटिव, करंट भी निगेटिव, इसका मतलब अभी भी पावर क्या मिलेगा हमें? क्या इस हाफ साइकिल में भी जो पावर होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर हम पावर का वेव फॉर्म यहां पे बनाना चाहें तो पावर का वेव फॉर्म कैसा बनेगा? क्या पावर का वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि दोनों ही वोल्टेज और करंट के हाफ साइकिल में क्या है? पॉजिटिव है। बोलो अब अगर ऐसा है तो चलो बताओ पावर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा?
तो क्या यहां से हम देख के बता सकते हैं कि जो हमारे इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, वो क्या होगा? क्या वो, अगर हम मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर को एफपी से दिखाते हैं तो वो कितना हो जाएगा? क्या वो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, या फिर जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज मतलब सोर्स का होगा वही फ्रीक्वेंसी उसके द्वारा फ्लो किए हुए करंट का भी होगा। इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन पावर का फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 टाइम्स। जैसे अभी एक क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि हमारे पास एक सोर्स है जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ था? 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज। अब अगर इसका वैल्यू 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज दिया हुआ था तो बताओ इसके पावर का वैल्यू या पावर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो पावर का फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो बिना सोचे समझे क्या बोल देंगे? 2 गुना होगा। किसके लिए? रजिस्टिव एलिमेंट के लिए। कितना? अगर उसका वोल्टेज और करंट का वैल्यू 60 हर्ट्ज दिया था फ्रीक्वेंसी का, तो पावर के फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2, इसका मतलब 120 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि हमारा जो पावर का फ्रीक्वेंसी होता है वो वोल्टेज और करंट के फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। क्या बात क्लियर है? बोलो। और साथ साथ पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा? बिल्कुल, पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। साथ साथ जब एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्या 0 होगा? बिल्कुल नहीं। अगर एक फुल साइकिल के लिए बात करें तो एवरेज पावर क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव साइकिल इस हाफ साइकिल में उतना ही पॉजिटिव साइकिल इस हाफ में। इसका मतलब पावर का वैल्यू दोनों ही हाफ साइकिल में पॉजिटिव आया हुआ है। क्या बात क्लियर है? तो इसलिए पावर का जो समेशन मतलब एवरेज पावर होगा वो कुछ ना कुछ होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया पॉजिटिव में है तो इसलिए 0 नहीं होगा। ठीक है। साथ साथ फ्रीक्वेंसी को अगर हम इस ग्राफ में देखना चाहें, बच्चा देखो, ग्राफ में देखने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था? एक साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड ही क्या बोला जाता था? फ्रीक्वेंसी। अब अगर वोल्टेज या करंट का देखें तो वोल्टेज या करंट एक साइकिल कैसे कंप्लीट कर रहा है? तो ये वोल्टेज का एक साइकिल हो गया। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? एक साइकिल जितनी देर में कंप्लीट करता है वही क्या होता है? टाइम पीरियड। तो वोल्टेज का हो गया टाइम पीरियड। ऐसे ही करंट का टाइम पीरियड देखें तो करंट का येलो कलर देखोगे तो ये करंट का टाइम पीरियड हो गया। एक साइकिल कंप्लीट किया तो टाइम पीरियड बोल दिए। तो भैया पावर का बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? तो अगर यहां पे पावर का टाइम पीरियड देखें हम, तो बच्चा बताओ पावर का टाइम पीरियड कहां पे कंप्लीट होगा? मतलब उसका जहां एक साइकिल कंप्लीट होगा। एक साइकिल कहां पे कंप्लीट होगा? हम साइकिल देखना कैसे स्टार्ट किए थे या टाइम पीरियड देखना कैसे स्टार्ट किए थे? हम जानते थे कि जब भी किसी वेव फॉर्म को हम ऑब्जर्व करेंगे तो उस वेव फॉर्म को देखेंगे कि उसका रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। जहां से रिपीटिशन उसका स्टार्ट होगा वहीं पे रुक जाएंगे और बोल देंगे कि बस यहीं पे एक साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे पावर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो रेड वाले को ऑब्जर्व करना, इसको हम देख रहे हैं तो यहां पे पहुंचे तो वापस से ये क्या हो गया? वापस से स्टार्ट हो गया पहले के ही जैसा ओरिजिन पे था वैसा ही यहां पे भी स्टार्टिंग हो गया। इसका मतलब रिपीट करने लगा। इसका मतलब जो पावर का टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? तो क्या दिख रहा है? पावर का टाइम पीरियड यहीं पे होगा। और अगर वोल्टेज और करंट के टाइम पीरियड से कंपेयर करें तो पावर का जो टाइम पीरियड आया हुआ है कितना आया हुआ? क्या आधा आया हुआ है? किसका? वो मतलब पावर का जो टाइम पीरियड होगा वोल्टेज और करंट के टाइम पीरियड का आधा आया हुआ है। अब बताओ बच्चा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता था? क्या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता था? मतलब ये कि जैसे अगर हम बात करेंगे टाइम पीरियड का तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी। अब बताओ फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो गया है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है? डबल। फ्रीक्वेंसी डबल हो गया है तो टाइम पीरियड क्या हो गया होगा? आधा। इसका मतलब जो पावर का टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? तो बच्चा यहां पे हम बता सकते हैं कि जो पावर का टाइम पीरियड है वो वोल्टेज या फिर करंट के टाइम पीरियड का क्या होगा? आधा होगा। बात समझ में आया? तो यहां पे ग्रीन कलर से हम वोल्टेज, येलो कलर से हम करंट और रेड कलर से हम पावर को दिखाए हुए हैं। ठीक है। अब यहां पे रजिस्टिव एलिमेंट के बारे में खत्म होता है, लेकिन कुछ बातें और, जैसे रजिस्टिव एलिमेंट जब लगा होगा किसी एसी सोर्स के साथ तो उसमें पावर फैक्टर कितना होगा? रजिस्टिव एलिमेंट के साथ अगर पावर फैक्टर का कैलकुलेशन करना है तो उससे पहले हमें पावर फैक्टर के बारे में जानना होगा। लेकिन
हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, हम लोग पहले इंडक्टर पढ़ लेंगे विथ एसी सोर्स, कैपेसिटर पढ़ लेंगे विथ एसी सोर्स, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, और उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि जब एक एलसीआर सर्किट को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें पावर फैक्टर क्या होगा। बात समझ में आया? सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पावर फैक्टर देखेंगे। वापस से यहां पे एक पेज छोड़ देना नोट्स बनाते टाइम, जिससे हम पावर फैक्टर के बारे में वापस आए और रजिस्टर में भी, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी लिख सके। तो यहां तक बात अगर क्लियर है